और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बिहार की 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होगा, जिसके लिए शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। 8 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा, 15 फरवरी तक नामांकन और 27 फरवरी को मतदान होगा। आपको बता दें कि अप्रैल में 6 सांसदों के कार्यकाल खत्म हो रहे हैं। राज्यसभा सांसदों के कार्यकाल खत्म हो रहे हैं, जिनमें आरजेडी सांसद मनोज झा, अशफाक करीम का कार्यकाल खत्म होगा। जेडीयू के अनिल प्रसाद हेगड़े और वशिष्ठ नारायण सिंह का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। बीजेपी के सुशील कुमार मोदी और कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं ईडी की टीम आज पटना से दिल्ली तक एक्शन मोड में नजर आ रही है। पटना में जमीन के बदले नौकरी के मामले में ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। लालू प्रसाद से करीब 2 घंटे से ये पूछताछ इस वक्त चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर ये कि ईडी की टीम करीब 50 सवालों के जवाब लालू प्रसाद से लेने वाली है। वहीं लालू प्रसाद से ईडी की पूछताछ के बाद बिहार की सियासत भी सुलग चुकी है। आज ईडी दफ्तर जब लालू प्रसाद पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। अच्छा, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब उनको लगता है कि अब बस भेज दो उनके परिवार को, लालू जी को उनको भेज दो समन, तो वो भेज देते हैं। और सिर्फ हमारा ही परिवार नहीं, अब तो आप देश में देख रहे होंगे जितने भी उनको लगता है कि ये विपक्ष में है तो उनके साथ आ नहीं रहे हैं, उनको ये समन भेज दिया जाता है, उनको ये ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया जाता है। और हमारा परिवार, खास करके हमारा परिवार, जब भी कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, जब भी बुलाती है हम लोग वहां जाते हैं और उनके प्रश्नों का पूरी तरह से सहयोग करते हैं और उनको जवाब देते हैं। जहां जहां ईडी ने कार्रवाई की, लोग जेल में गए कि नहीं गए? आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे, तो आप लूटेंगे भी और चाहेंगे कार्रवाई नहीं हो, तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो ईमानदारी में बहुत कड़ी है ना, जानते हैं आप ना। तो ईडी किस मामले में सवाल करेगी या करती, इसका जवाब नहीं है, सिर्फ प्रताड़ित की बात करती है। आपने और इस वक्त बड़ी जानकारी, ईडी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लोकेशन की जानकारी मिल गई है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की तलाश में केंद्रीय जांच एजेंसी जो है वो लगातार जुटी हुई है और ईडी की टीम को उनके लोकेशन की जानकारी मिल गई है। ईडी की टीम सुबह से हेमंत सोरेन की तलाश में थी। दिल्ली के शांति निकेतन में सीएम हेमंत सोरेन के आवास ईडी की टीम पहुंची हुई थी। ईडी का मकसद था जमीन घोटाले से जुड़े मामले में सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करना, लेकिन दिल्ली आवास में सीएम हेमंत सोरेन नहीं मिले। वहीं झारखंड भवन में भी हेमंत सोरेन की तलाश की गई, लेकिन वो वहां भी मौजूद नहीं थे। मोतीलाल नेहरू स्थित शिबू सोरेन के आवास पर भी सीएम हेमंत सोरेन नहीं मिले थे। तो दिल्ली में ईडी की टीम के एक्शन के बाद रांची में सीएम आवास के बाहर सुरक्षा घेरे को मजबूत कर दिया गया है और झारखंड पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। वहीं सूचना भवन चौक पर भी पुलिस के जवानों की तैनाती नजर आ रही है। रांची से दिल्ली तक ईडी के एक्शन के बाद रांची में भी ईडी के जोनल ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईडी के खिलाफ आदिवासी संगठन के आक्रोश को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। साथ ही एहतियात बरतते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तैनाती भी की गई है। तो वहीं प्रवर्तन निदेशालय की दबिश अब और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। रांची से दिल्ली पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की टीम पहुंची और उनसे जमीन घोटाले में पूछताछ को लेकर यह कवायद शुरू की गई है। पीएम मोदी ने बोर्ड परीक्षा 2024 से पहले देश भर के 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के तनाव को कम करने के लिए परीक्षा पे चर्चा की। पीएम मोदी स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ बोर्ड परीक्षा से पहले होने वाले तमाम डर को कम करने के लिए 7वीं बार परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे। अभिभावकों को पीएम मोदी की बड़ी सलाह देते हुए कहा कि बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को पेरेंट्स अपना विजिटिंग कार्ड ना बनाएं।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से भी कहा कि कॉम्पिटिशन्स हमेशा खुद से करिए, दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए, दोस्तों को एक दूसरे से नॉलेज शेयर करनी चाहिए। छात्रों को अपने दोस्तों से स्पर्धा भाव में डूबना नहीं चाहिए। माता पिता के लिए भी उन्होंने कहा कि भाई माता पिता को भी बच्चों में प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा में सबसे बड़ा चैलेंज लिखना होता है, इसलिए जरूरी है कि परीक्षा से पहले जो पढ़ा है उसे लिखें। इसके बाद कोई गलती होने पर खुद से ही उसे ठीक करें। आप जितना लिखेंगे शार्पनेस उतनी ही ज्यादा होगी। परीक्षा हॉल में ये ना देखें कि अगल बगल वाले कितनी स्पीड से लिख रहे हैं, सिर्फ खुद पर ही भरोसा रखें। और सीएए को लेकर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर सीएए पर केंद्रीय मंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर की तरफ से ये बड़ा दावा, 7 दिनों के अंदर देश में लागू होगा सीएए। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर नागरिकता का कानून लागू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यहां तक दावा किया कि देश में अगले 1 सप्ताह में नागरिक संशोधन अधिनियम लागू होने वाला है। बंगाल के बनगांव से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप में एक सार्वजनिक बैठक में कहा कि मैं मंच से गारंटी दे रहा हूं कि अगले 7 दिनों में सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में सीएए लागू हो जाएगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होने देंगे नागरिक संशोधन अधिनियम। ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএএ লাগু হবে। যারা এখানকার নাগরিক তারা এখানকার নাগরিক, যাদের ভোটার তালিকার নাম আছে, যারা ভোট দেন, সরকার নির্বাচিত করেন। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। अदालत ने पिछली तारीख पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के चलते शाही ईदगाह के सर्वे पर अस्थायी रोक लगा दी थी। हिंदू पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, जो आज अपना पक्ष रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा विवाद को लेकर हिंदू पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किए थे। आज हिंदू पक्ष कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। कृष्ण मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने ईदगाह मस्जिद बनवाई थी। हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि आज भी दस्तावेजों में ईदगाह श्री कृष्ण का जन्म स्थान का हिस्सा है। अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और हम भारतीयों को तो और भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। वाराणसी में, काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये एसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये एसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। चिंता मत करिए, हमें काशी भी लेना है, मथुरा भी लेना है। जब यही कहा है कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि नहीं मिल जाती तब तक मैं बिहारी जी के दर्शन करने भी नहीं जाऊंगा। और बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां के मांड्या में हनुमान ध्वज पर विवाद हो गया। पुलिस ने 108 फीट ऊंचे हनुमान ध्वज को हटा दिया है। 108 फीट ऊंचा हनुमान ध्वज हटाने को लेकर अब जबरदस्त विवाद इस पर शुरू हो चुका है। विवाद को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कर्नाटक के मांड्या के केरागोडू गांव में ये विवाद हुआ, जहां दरअसल पिछले हफ्ते ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत से परमिशन लेकर यह हनुमान ध्वज यहां फहराया था। बाद में इसके खिलाफ शिकायतें दर्ज की गईं और प्रशासन ने पुलिस को ध्वज हटाने के आदेश दे दिए। प्रशासन के इसी आदेश से नाराज ग्रामीणों ने पहले अपनी दुकानें बंद रखी, लेकिन जब रविवार को पुलिस ध्वज निकालने पहुंची तो मामला गर्मा गया। लोग पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन में बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शामिल हो गए।
अब इस दौरान गुस्साए लोगों ने स्थानीय कांग्रेस विधायक रवि कुमार के बैनर तोड़ दिए और उनके खिलाफ नारे लगाए। इसके बाद प्रशासन ने गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। इसके बाद पुलिस ने पोल से हनुमान ध्वज हटाकर वहां तिरंगा लगा दिया। और बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां आरजेडी के खिलाफ पहला एक्शन जो है वो इस वक्त सामने। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद आरजेडी के खिलाफ एक्शन लिया जाना अब शुरू कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस जो है वो जारी की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए बीजेपी विधायक नंद किशोर यादव सहित कई अन्य जो विधायक हैं उन्होंने विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। तो इस्तीफा नहीं देने पर अवध बिहारी चौधरी को बहुमत से हटाने की तैयारी होगी। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन के पास अभी 128 विधायक हैं, तो विपक्षी महागठबंधन के पास 114 विधायक हैं। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ 128 विधायकों के होने से उनका हटना तय माना जा रहा है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर एक बार फिर से एनडीए की सरकार बना ली है। उनके फैसले के खिलाफ नाराजगी आरजेडी कार्यालय के बाहर साफ तौर पर नजर आ रही है। आरजेडी कार्यालय के बाहर कई पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिस पोस्टर में नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया गया है। यही नहीं, पोस्टर वॉर दोनों ही तरफ से शुरू हो गया है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है। सरकार बनते ही लालू परिवार का फर्श से अर्श तक का सफर पोस्टर के जरिए दिखाया गया है। पोस्टर के जरिए लालू परिवार पर निशाना साधा गया है। तो पोस्टर में एक तरफ लालू परिवार के पुराने दिनों की तस्वीर आपको नजर आएगी, तो दूसरी ओर चार्टर्ड प्लेन में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को केक काटते हुए दिखाया गया है। आरजेडी कार्यालय के बाहर आरजेडी की तरफ से भी एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है। उसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया गया है। लिखा गया है कि आपने जो कहा आपने वो किया और आप ही करेंगे। कई सारे पॉइंट्स के माध्यम से आरजेडी की तरफ से बिहार में हुए काम को दिखाने की कोशिश की गई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि ये सारे काम तेजस्वी यादव ने ही किए हैं। इतने दिनों से बिहार में एनडीए की सरकार रही, लेकिन किसी को भी रोजगार नहीं मिला, लेकिन तेजस्वी यादव ने सिर्फ 17 महीनों में रोजगार की बहार ला दी। और आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा किशनगंज पहुंचेगी। किशनगंज अररिया बॉर्डर के चरघड़िया में राहुल गांधी की न्याय यात्रा की एंट्री होगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा शाम में अररिया पहुंचेगी। उसके बाद जहानपुर, जोकीहाट, बैरगाछी, 0 माइल, चांदनी चौक होते हुए वो मां खड़गेश्वरी काली मंदिर पहुंचेंगे। 2 फरवरी को कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पाकुड़ पहुंचने वाली है, जहां झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने पाकुड़ में राहुल गांधी की कार्यक्रम को लेकर डिटेल जानकारी देते हुए कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल होते हुए मालदा के रास्ते 2 फरवरी के दिन तकरीबन 2:30 बजे झारखंड की सीमा में प्रवेश करेगी। इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। अररिया से आपको बड़ी खबर बता दें, कंडक्टर को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने कंडक्टर को गोली मार दी। लूट की नीयत से गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। कुसमौल गांव में गोली मारी गई है। भरगामा थाना की एक घटना बताई जा रही है। गंभीर हालत में को देखते हुए कंडक्टर को पूर्णिया रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त बस में यात्री सवार नहीं थे। बस भागलपुर से पूर्णिया होते हुए नरपतगंज के पिठौरा जा रही थी और डॉक्टर के मुताबिक कंडक्टर को छर्रा गोली लगी है, जिसे फिलहाल निकाल दिया गया है। बड़ी खबर सासाराम से है। नगर थाना क्षेत्र के प्रतापगढ़ मोहल्ले में 2 समुदाय के बीच अचानक तनाव हो गया। बताया जाता है किसी झंडे को लेकर विवाद शुरू हुआ और उसी विवाद में दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। और इस दौरान स्थिति को बिगड़ता देख रोहतास एसपी विनीत कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे उपद्रवियों को यहां से खदेड़ा गया। फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती मौके पर की गई है और स्थिति पूरी तरह से सामान्य और नियंत्रण में कर ली गई है।
बड़ी खबर राजधानी रांची के दशरम फॉल से, जहां चलती बस में लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता से रांची आने के दौरान 3 सब्जी व्यवसायी से अपराधियों ने लूटपाट की थी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 18 लाख रुपए लूट लिए थे। तो मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को 11,61,000 रुपए और हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मामले में संलिप्त आरोपियों की पुलिस छानबीन इस वक्त कर रही है। बेतिया से बड़ी खबर मिल रही है। शराब पर बुलडोजर चला है। 1 करोड़ की शराब को नष्ट किया गया है। आपको बता दें 9,000 लीटर शराब नष्ट किए गए हैं। लौरिया थाना की ये कार्रवाई, जहां मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मद्य निषेध विभाग के निरीक्षक मुन्ना कुमार ने बताया है कि आज कुल 9,000 लीटर देसी और विदेशी शराब को विनिष्ट किया गया है। यानी वहीं बड़ी खबर धनबाद कोयलांचल से, जहां पर कतरास में हार्डवेयर दुकान में भीषण आग लग गई और आग से करीब 70 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने यह आरोप भी लगाया कि सूचना देने के बावजूद दमकल की गाड़ियां काफी विलंब से पहुंची और यही वजह है कि नुकसान ज्यादा हुआ। वहीं बाघमारा सीओ रवि भूषण प्रसाद ने आरोपों से इनकार किया है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग के बाद नुकसान के आकलन में जुट गई है। वहीं गढ़वा के रंका प्रखंड में फिर से हाथियों का आतंक देखने को मिला है। जंगली हाथियों ने चुतरू गांव, बाजार टांड टोला और हरिजन टोला के 7 घरों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही घर में रखे हुए अनाज को भी इन हाथियों के झुंड ने नष्ट कर दिया। पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों ने खेत में लगे सरसों और धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीण लगातार वन विभाग से हाथियों से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने से उनमें काफी आक्रोश है। वहीं रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर जंगली हाथियों का उत्पात देखने को मिला। 30 से 35 हाथियों के झुंड ने रामगढ़ में किसानों की फसलों को तबाह कर दिया। वहीं किसानों के मकान को भी ध्वस्त कर दिया। खेत में अभी सरसों की फसल लगाई गई थी, जिसे हाथियों ने रौंद दिया है। हाथियों के उत्पात की तस्वीर आप खुद देख सकते हैं। हाथी उत्पात मचा रहे हैं, वहीं वन विभाग लापरवाह बना हुआ है। हाथियों का झुंड अभी भी चिरुआ बेड़ा जंगल में मौजूद है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गुमला के गिजंडाण में पुलिस ने भाकपा माओवादी सदस्य दिनेश खड़िया उर्फ गुज्जू को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1 देसी कट्टा, 2 गोली, प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन का पर्चा, बाइक बरामद की गई। मामला सुरसांग थाना का है, जहां पर अपराध की योजना बनाते हुए नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया। छापेमारी के दौरान आरोपी के 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए, लेकिन पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।